नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी चलोगी चंद्रिका। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अपने एकांत कूपे में चंद्रवल्लभ ने 7वीं बार दर्पण में अपना चेहरा देखा। एक पल के लिए वह अपने आद स्मित को स्वयं ही नहीं पहचान पाया। दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे चश्मे के मोटे लेंस के भीतर कलांत आंखों में ना जाने कैसी विवर्ण श्वेत आभा छाने लगी थी। ना चाहने पर भी नीचे झुके जा रहे होठों में विवश नैराश्य की स्पष्ट छाप आ गई थी। कनपटी के दोनों ओर झांक रही रुपहली डोरियों ने चेहरा सचमुच ही कितना बदल दिया था। ओह, वह क्या उसी का चेहरा था? इस बदले चेहरे को इतने वर्षों के व्यवधान के बाद क्या चंद्रिका पहचान पाएगी? हृदय में लगे पेसमेकर की तीव्र गति को साधने के लिए ही शायद फिर चंद्रवल्लभ ने तकिया पर सिर रख चुपचाप आंखें मूंद ली। काश आंखों के साथ साथ वह अपने शत विषक्त हृदय के पट भी मूंद सकता। कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठा था वह। जिस जन्मभूमि की धरणी पर प्राण रहते कभी पांव न रखने की उसने असंख्य प्रतिज्ञाएं की थी, उसी की धुंधली पर्वत श्रेणियां कर्मशः स्पष्ट होती उसके अंग प्रत्यंग को अवश बना रही थी। तब क्या करे? लौट जाए? बहरा चाय ले आएगा, तब शायद हाथ मुंह धो चाय पीकर वह स्वयं ही अपनी इस मूर्ख हौलदिली से छुट्टी पा लेगा। चंद्रिका, चंद्रिका। ट्रेन की प्रत्येक टाप जैसे उसी नाम का जपताल का सा ठेला बजा रही थी। बचपन में इसी ट्रेन की टाप को वह धर दे पैसा चल कलकत्ता, धर दे पैसा चल कलकत्ता की ध्वनि से मिला ट्रेन की अविकल गति का ध्वनि संगीत प्रस्तुत कर सहपाठियों का मनोरंजन किया करता था। आज वही ध्वनि चंद्रिका चंद्रिका करती उसे अधीर बना रही थी। क्या चंद्रिका भी बदल गई होगी? चंद्रिका के तो पल पल का हिसाब रखता था उसका महाक्रोधी शक्की सनकी पति सदानंद। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हो? नहीं, अब वह ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। लाल कुआं में नंद बध्या चंद्रिकी की सूनी कोख को कभी क्षमा नहीं कर पाया। बार बार निरह पत्नी को दूसरे विवाह की धमकी से भयत्रस्त कर अभागे ने तीसरे ही वर्ष उसे मायके भगा दिया था। चंद्रवल्लभ के बड़े भाई के पास ही रह उसने बीए किया, फिर इलाहाबाद जाकर LT अध्यापिका बनते ही सदानंद का देहांत हो गया और वह प्रधान अध्यापिका बन स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर रही है। यह उसे उसकी भाभी चिट्ठी में लिखती रहती थी। उसकी बंध्या कोख ने सहचरहीन जीवन ने निश्चय ही उसके यौवन को अक्षुण्ण रखा होगा। उसे याद है उसकी माँ की सहेली विधवा गोदा मास्टरनी माँ से 4 वर्ष बड़ी होने पर भी कितनी छोटी लगती थी। माँ प्रायः कहा करती, अरे बांजित का मुंह चिकना, लड़कोरी का आंचल, एक बाल भी तो सफेद नहीं हुआ तेरा गोदा। इधर 2 वर्षों से उसके घर ना आने पर भाभी ने रूठकर चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था। इसी से चंद्रवल्लभ को चंद्रिका का कोई समाचार नहीं मिला। और फिर इन्हीं 2 वर्षों में राजनीति ने उसे समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति से लाद कर दोहरा दिया कि चाहने पर भी वह चंद्रिका को देखने ना अपनी गर्दन दाएं मोड़ सकता था, ना बाएं ना पीछे। उसकी महत्वाकांक्षिनी दृष्टि का घेरा बनता था केवल सम्मुख के उस प्रशस्त राजमार्ग को जिस पर नियति उसे धावक बनाकर अपनी मैराथन रेस में भगा रही थी। कितने पुष्पहार, कितनी तालियां और कितने करमर्दन। कभी कभी अपनी महानाटकीयता उसे स्वयं काट खाने को दौड़ती। जानबूझकर ही वह किसी जलसे, विवाह उत्सव या सहभोज से हड़बड़ाकर ऐसे उठ भागता जैसे वह नीचे उठा तो पूरा आकाश ही नीचे गिर पड़ेगा। उसके पीछे पीछे दरबारियों का विशाल जुलूस भी चल पड़ता और पूरे समारोह में खलबली मच जाती। यही तो वह चाहता था कि जनता जनार्दन जान ले इस अद्भुत व्यक्ति को का एक एक क्षण कितना मूल्य है। समाचार पत्रों के मुख पृष्ठों पर अपने दर्शनीय चेहरे के नित्य नवीन मोहक अभिनव संस्करण देखता तो उसका हृदय उल्लासित हो जाता। निश्चय ही हेडमास्टरनी चंद्रिका भी अखबार पढ़ती होगी। पश्चाताप की ज्वाला उसे झुलसाती होगी। उसकी कल्पना फिर एक मोह तृप्त स्मित बन उसकी भरी मूंछों पर बिखर जाती। कितनी मेनकाओं ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने की चेष्टा की थी। बड़े बड़े अफसरों की ऊबी पत्नियां, समाज सेविकाएं, खुर्राट अध्यापिकाएं, किंतु अपने चरित्र को कसकर मुट्ठी में ही आज तक बांधता चला आया था। मजाल था कि कोई उसके चरित्र पर तर्जनी तो उठा दे। क्रोधी, दबंग, कुत्सित पत्नी के सुदीर्घ साहचर्य से ऊंचा उसका चित्त
यदि कभी मन की मौज आने पर इधर उधर मुंह भी मार लेता तो शायद विधाता भी क्षमा कर देता। नित्य सूखी घास चढ़ने पर निरह गायें तो कभी कभी हरे भरे खेतों में मुंह मार ही देती है। स्वभाव से तो वह निरह गाय सा ही था, किंतु उसके जीवन में प्रेम केवल एक ही बार आया था। जो मूर्ति तब हृदय में स्थापित हुई थी वह अब भी वैसी ही अडिग खड़ी थी। पर तब तक का चंद्रवल्लभ क्या ऐसा ही था? दोनों हाथ सिर के नीचे डाल वह अचानक ही अपने उस रूप का स्मरण कर मुस्कुराने लगा। कोट की फटी बाहों से नाक पहुंचने वाला चंद्रवल्लभ, और कोट भी कैसा? पिता के कौशर्य का कोट, जिसे पहनकर वह स्कूल जाता तो जोशी मास्टर व्यंग से कहता, अरे चंद्रुआ, दो भाई दो कोट पहन के क्यों आते हो? एक ही में दोनों क्यों नहीं समझ जाओगे? कल से दोनों भाई एक ही कोट पहनकर आना, समझे? तब क्या वह ऐसे पोरीज और अंडा खाता था ब्रेकफास्ट में? रोटी में घर का घी चुपड़, चीनी बुरक, ठेठ पहाड़ी रोल बनाकर नानी थमा देती। उसी रोल को खाता वह तेजी से स्कूल की 4 मील लंबी पगडंडी उतरता चला जाता। सिर पर तेल से चिकनी टोपी का क्या आज की इस टोपी से जरा भी सामने था? कहाँ यह बगुले के पंख से उजली धप्प तिरछी टोपी, जिसकी तीखी नोक भी किसी की उंगली से छू जाए तो खून छलछला उठे, और कहाँ वह कड़वे तेल से बिसाती निष्प्रभ विवर्ण मलेशिया की निरह टोपी, जिसे उसकी नानी गांव की गुसाई ढोली से 20 अखरोट और 10 दाड़िम के दाने देकर सिला लाई थी। फिर उस निरह टोपी का एकमात्र कर्तव्य क्या उसका नन्हा सिर ढकना था? प्यास लगने पर पहाड़ी झरने की जलधार पर संपुट साध वह गिलास बनकर उसकी प्यास बुझाती। एक दिन नानी ने कहा, इसे आज घर पर ही छोड़ जा, रीठे से धोकर सुखा दूंगी। नंगे से जाऊंगा तो जोशी मास्टर मारेगा अम्मा। चंद्रवल्लभ की दृष्टि सहपाठी ने बिना टोपी के स्कूल जाने की धृष्टता की थी तो उसे तड़ातड़ मार पड़ी थी। जब कभी दामी स्कूल में पढ़ रहे पुत्र के चमकते मोनोग्राम वाले ब्लेजर को वह देखता तो स्वयं अपनी दरिद्र छात्रावस्था का स्मरण कर उसकी आंखें गीली कर देता। जिस वर्ष वह विशेष छात्रवृत्ति पाकर पढ़ने इलाहाबाद गया, उसी वर्ष उसकी नानी ने आंखें मूंदी थी। कई वर्षों तक वह फिर गांव नहीं आया। बड़े भाई नेत्रवल्लभ ने घर की खेती संभाल ली थी। थुल में गलीचे दनों का व्यवहार भी साथ साथ कर रहा था। देखने में ऊंचा अगला गबरू जवान था ही, पत्नी भी सुंदर जुट गई। उसी के विवाह में सम्मिलित होने वह पहाड़ गया, और उसी विवाह में उसने पहली बार भाभी की बहन चंद्रिका को देखा। पहली दृष्टि में उसे वह बेहद अहंकारी लगी थी। पुष्ट स्फुरित अधरों से झांकती श्वेत दंत पंक्ति, लंबोतरा चेहरा और छरहरे शरीर से विदा लेने में जैसे कौशार्य भी स्तंभित होकर ठिठक गया। संध्याकालीन रक्तिम आभा से उद्भासित उस निम्लित दृष्टि के आकर्षण ने ही चंद्रवल्लभ को अनमना कर दिया। उसके भाई के ससुर अवकाश प्राप्त इंजीनियर थे, प्रचुर धन बटोरा था। उनके उत्कोच ग्रहण की पहाड़ में नाना दंत कथाएं प्रचलित थी। पुल बनाने में उन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की थी। उस ख्याति के पुष्ट प्रमाण के रूप में पुलों के लाल लोह अवयव उनकी सुरमय पुष्पवाटिका के जंगले बने दूर से ही दर्शकों को आकृष्ट करते। उनके 2 लड़कियां थी। बड़ी सरस्वती उसकी भाभी बन रही थी। छोटी चंद्रिका मौसी के पास रहे अल्मोड़ा के मिशन स्कूल में पढ़ रही थी। शायद उसी मिशन स्कूल की शिक्षा ने छोकरी को अहंकार दीप्त कर दिया था। इसके बाद कभी घर न आने वाला चंद्रवल्लभ का हर छुट्टियों में घर आना बढ़ता ही गया। अवसर पाते ही वह भाभी के मायके पहुंच जाता, कभी उसे लाने और कभी पहुंचाने। एक बार नई भाभी ने उसे लताड़ भी दिया। सुनो जी चंद्रलैला, तुम्हारी नियत हमें ठीक ना लग रही, पर पहाड़ में 2 सगी बहनों का विवाह 2 सगे भाइयों में नहीं होता, जानते हो ना? जानता हूँ, उसने हंसकर कहा। तब यह भी जान लो देवर कि हमारे बाबूजी बड़े कट्टर हैं, कभी इस ग्रह के दूसरे बेटे को अपनी दूसरी बेटी का हाथ नहीं थमाएंगे। और अगर बेटी खुद थाम ले? भाभी से किए गए उस सरल हास परिहास की स्मृतियां अब भी कलेजे में नासुर से टीसने लगती, पर भाभी के मायके में उसे चंद्रिका को देखने का प्रलोभन नहीं खींचता था। वह तो प्रायः अल्मोड़ा में ही रहती, उसके बूढ़े बाप का ही हृदय विजित करने वहां जाता था, कभी सिगार के चोकोर डिब्बे लेकर तो कभी अगाथा क्रिस्टी की गड्डी के गड्डी उपन्यास बटोरकर। बूढ़े के प्राण ही इन दोनों में बसे हैं, यह जान गया था, किंतु घाघ बूढ़े ने ना जाने कितने डिब्बे फूंक डाले और एक एक करके क्रिस्टी के सारे उपन्यास चाट डाले। तब कहीं जाकर एक दिन तोप का अचूक गोला दाग चंद्रवल्लभ को धाराशायी कर दिया। बेटा चंद्रवल्लभ, अब हमें तुम्हारा ही भरोसा है, इष्ट मित्र हो तो तुम्हारे जैसे। चंद्रवल्लभ का कलेजा छत की बल्लियों से टकराने लगा। निश्चय ही उसका स्तुति जपार्जन अब सफल होने जा रहा था। वह समझ गया कि अवकाश प्राप्त इंजीनियर का मस्तिष्क, जिसने प्रदेश की ना जाने कितनी उद्दम सरित धाराओं की अपनी अद्भुत सेतु निर्माण कला में बांध दिया था, आज एक बार फिर से 2 तरंगित हृदयों की जलधाराओं को बांधने की योजना बना रहा है।
जी, आप जब कभी मेरे योग्य कोई सेवा उचित समझे, मैं हाथ बांधे तैयार हूँगा। जानता हूँ पुत्र, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम तो जानते ही हो बेटा, मेरे बेटा बेटी जो भी हैं बस यही दो। एक को तो तुम्हारे देवतुल्य दाजियों को सौंप कर हम गंगा नहा ले। अब दूसरी चंद्रिका को तो तुमने देखा ही है। क्या वह घाघ बूढ़ा किसी चतुर मदारी का सा डमरू बजा क्षण भर के लिए चुप हो गया। उधर चंद्रवल्लभ को जैसे कोई गोद में लेकर तेजी से गोल गोल घुमाने लगा। ऐसे अद्भुत सरल सुखद प्रस्ताव की उसने कल्पना नहीं की थी। जी मैं वह हकलाता अपने भीरू चित के निर्लज निवेदन को बरबस अवश्य जीवा पर ठेल ही रहा था कि इंजीनियर साहब सतर्क होकर बैठ गए। जैसे उफनती वेगवती नदी की धारा को आंखों ही आंखों में तौल रही हूँ। सोच रहा हूँ चंद्रिका के विवाह से भी इसी जेठ में निपटा लूँ। फिर ये मकान अल्लम गल्लम दोनों छोकरियों के को कर हरिद्वार की ओर निकल जाऊंगा। वहाँ कनखल के एक आश्रम में हम जैसे पुत्रहीन वानप्रस्थी गृहस्थों के लिए मरणोपरांत भी विशेष सुविधा प्राप्त होती है। सब श्राद्ध पिंडदान विधिवत संपन्न कर देते हैं आश्रमवासी। चंद्रिका के लिए लड़का मैंने देख लिया है चंद्रवल्लभ। एक बार उसे अपने रहस्य में त्रियक स्मिथ से सम्मोहित कर बुढ़ऊ ने फिर कच्छप की सी कुंडली मान ली। जी, इस बार चंद्रवल्लभ की लड़कियों की सी रेशमी पलकों से हृदय का समस्त निष्कपट निर्वर्धन निर्लज्जता से नंगा होकर कपोलों की ओर आरक्त कर। आपकी कृपा है, आपका स्नेह, मैं आपका यह अनुग्रह जीवन भर नहीं भूलूंगा। तभी बूढ़ा एक बार फिर कह उठा, सदानंद पांडे, परमानंद ओवरसियर का बेटा सदानंद, उसे ही छाटा है मैंने चंद्रिका के लिए। बूढ़े ने एक बार भी अपने चिकने चेहरे पर आश्चर्य की सामान्य रेखा को नहीं भटकने दिया। कम से कम पूछ लेता कि चंद्रवल्लभ उसके किस अनुग्रह के जीवन भर न भूलने की बात कर रहे। उत्तेजित चंद्रवल्लभ की दोनों मुट्ठियां स्वयं बंद गई। क्या कह रहे हैं आप? सदानंद तो यहाँ एक ही है। हाँ बेटा, उसी सदानंद की बात कर रहा हूँ। मुझे बेहद पसंद है लड़का। देखना एक दिन पूरे कमाऊ का नाम उज्जवल करेगा। जी हाँ, चंद्रवल्लभ का व्यंग से तीखा स्वर प्रखर हो उठा। पिछले 2 सालों से तो वो कुमाऊं का नाम ही उज्जवल कर रहा है। पूरे 2 साल से सस्पेंड रहा। तो क्या हुआ? 10 दुश्मनों ने फंसा दिया बेचारे को, पर सांच को आज क्या? विभागीय जांच में एकदम खरा निकल आया। लाखों में एक है लड़का। चंद्रिका के ब्याह में तुम ही दोनों भाइयों को तो सब काम संभालना है। चंद्रवल्लभ बिना कुछ कहे बड़ी अशिष्टता से तीर सा बाहर निकल गया। मूर्ख चंद्रिका, तब क्या वह भी पिता की भांति सदानंद की उपासिका बन गई? वैसे एक व्यक्तित्व को छोड़ क्या नहीं सदानंद के पास? बहुत बड़ा मकान, सेबों का बगीचा, तराई का फार्म, सरकारी नौकरी, मृत जननी के ढेरों स्वर्ण आभूषण, मृत पिता की जोड़ी गई अटूट संपत्ति और भोगने को केवल सदानंद। ना भाई ना बहन, किंतु चरित्र कौन नहीं जानता था उसे। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वह परमानंद पांडे की लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का गर्भजात पुत्र नहीं था। एक मिट्टी बेचने वाली हरिजन युवती ही आधी रात को प्रेमी के द्वार पर उसका यह प्रणव उपहार एक फटी धोती में लपेटकर डाल गई थी। इधर परमानंद की पतिव्रता पत्नी महीनों से अपने अभिशप्त संतानहीन उदर पर बड़े कौशल से कपड़े बांध आसन्न प्रसवावस्था की भूमिका बांध ग्रामवासियों को छल रही। किंतु उसकी वही निर्लज्ज सौत, जिसके कलंक को उसने अपने गर्भस्थ शिशु के रूप में स्वीकार, दोनों जघन्य अपराधियों को बचाया था। एक दिन पूरे गांव में आकर ढिंडोरा पीट गई। अरे 10 गज ऊंची नाक लेकर इधर उधर घूमने वाले ब्राह्मणों, परमानंद पांडे की घरवाली तो ठाठ से मां बन गई, पर दर्द झेले हैं मैंने। देख लो पंचो ये सबूत, अभी भी मेरी छुड़कती छातियों से दूध बह रहा है। अब पनाहन को बुलाकर देख लो कैसे पिलाती है उसे, बेहया। सचमुच ही बीच चौराहे में अपनी फटी कुर्ती उतार कर खड़ी हो गई। टप टप कर उसके कुंठित मातृत्व का पुष्ट प्रमाण मिट्टी को अभिसिंचित कर रहा था। जब तक जीती रही वह दर्पित सिर उठाए बराबर हर महीने आकर परमानंद पांडे से अपनी चौथ वसूलती रही। फिर सहसा उसका आना बंद हो गया। लोग दबे स्वरों में सुन पाए कि पापी परमानंद ने उसे कटवाकर तराई के घने जंगल में गड़वा दिया। उस संदिग्ध अतीत को जानकर भी उसका अकर्मण्य ज्वारी को जमाता बनाने का कैसा दुराग्रह है इंजीनियर साहब का। गांव से अल्मोड़ा जाने वाली एकमात्र कुमाऊं मोटर यूनियन की बस छूट चुकी थी। फिर भी पैदल ही पूरे 20 मील की दूरी कर वह अल्मोड़ा पहुंचा तो अंधकार घनीभूत होने लगा। तब अल्मोड़े को विद्युत छटा ने आलोकित नहीं किया था। समृद्ध ग्रहों में गैस जलते थे, किंतु अधिकांश मध्यम वर्गीय ग्रहों में लालटेन या लैंप चलता। उस दिन सौभाग्य से चंद्रिका की विधवा मौसी कहीं भागवत सुनने गई थी। चंद्रिका बरामदे में बैठी लालटेन की चिमनी साफ कर रही थी। कांच की लंबी चिमनी का एक सिरा हाथ से बंद कर दूसरे सिरे से वह अपनी श्वास प्रश्वास का धुआं भर रही थी। आज वह इतने वर्षों में भी उस किशोरी की अपूर्व छवि चंद्रवल्लभ भूल नहीं पाया। हाय,
यह हीरा क्या उस अनाड़ी शराबी जुआरी सदानंद की चादर की गांठ से बंधेगा? पागलों की तरह आगे बढ़ उसने चिमनी सहित चंद्रिका को अपनी उन्मत्त भुजाओं में बांध लिया। एक पल के लिए उसे मौसी की उपस्थिति की संभावना भी नहीं सहमा पाई। चंद्रिका को अधीर प्रेमी के उन्मत्त आलिंगन ने चौंकाया नहीं। ललाट पर, अधरों पर, चिबुक पर उन तप्त अधरों का अंगारे का स्पर्श उसे अवश भी बना लिया। एक पल के लिए वह भी चेतना खो बैठी। हाथ से चिमनी गिरकर चूर चूर हो गई तो दोनों विलग हुए। एकाएक अपने अधैर्य पर चंद्रवल्लभ को स्वयं खींच उठी। न जाने कितनी पुस्तकें, कवियों के श्लोक कंठस्थ कर वह इतनी दूर आया था अपना प्रेम निवेदन करने, और यहाँ तो वह मूर्ख स्वयं सिर झुकाए अपराधी बना खड़ा रहा, जैसे दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी हो। किंतु चंद्रिका पलक झपकते ही उसके सम्मुख ऐसे तटस्थ होकर खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप अचानक यहाँ असमय कैसे आ गए? दीदी की तबीयत तो ठीक है ना? उसकी दीदी पूरे दिनों से है, यह जानकर ही शायद उसने यह प्रश्न किया। उत्तर देने से पहले ही वह मूर्ख फिर अपनी कैफियत देने लगा। मुझे माफ़ कर दो चंद्रिका, मैं तुम्हें देखकर अचानक पागल हो गया था। उसकी गीगी बन गई। दीदी तो ठीक है ना? हाँ भाभी ठीक है, पर जानती हो चंद्रिका, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया। मैं तुम्हें वही चेतावनी देने 20 मील पैदल चलकर आया। वह एक बार फिर उसका परम हितैषी बना उसकी ओर झुका। तो क्या हो गया? उसके अनार दाने से रक्तिम अधर पुट पड़ी अवज्ञा से फड़के। विवाह तो एक दिन सभी का होता है। वह अहंकारी सुंदर छोकरी क्या जानबूझकर उसे छेड़ रही थी? पूछती हो क्या हो गया? सदानंद शराबी की चादर की गांठ से बनने को तैयार हो, वही सदिया जिसकी माँ। देखिए, मेरा विवाह किसी से भी हो, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सदानंद जैसे भी हो, दीदी के विवाह में उन्होंने ही बाबूजी को सहारा दिया था। हमारे घर में कौन मर्द बैठा था? अम्मा की बीमारी में सैनिटोरियम में भी वही रहे थे, यह जानकर भी कि टीवी की छूत उन्हें भी लग सकती थी। ओह, तो अब तुम्हें देकर उसी कर्जे से मुक्ति पा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी? फिर जो मुंह में आया वही बकझक कर अपने हृदय की पूरी भड़ास निकालकर वह तेजी से बाहर निकल गया और द्वार पर उसकी मौसी से टकरा गया। अरे आओ आओ बेटा, चंद्रवल्लभ कैसे आए? हमारी सरुली तो ठीक है ना? चला भीतर। उन्होंने बड़े आग्रह से फिर भीतर खींच लिए। इस बीच चंद्रिका दूसरी चिमनी निकाल लालटेन जला चुकी थी। लालटेन के प्रकाश में उसके गौर ललाट पर क्षण भर पूर्व साफ की गई चिमनी की कालिक शायद अनजाने में पसीना पहुंचते समय डिटोना सी अंकित भरपूर चमक उठी। अरे ये कपाल में कालिक कहाँ से लगा लाई? मौसी हंसकर अपने आंचल से उसे पहुंचने को बढ़ी तो व्यवहार कुशल चंद्रवल्लभ ने अपना रुमाल उन्हें थमा दिया था। क्यों अपनी धुली धुलाई साड़ी खराब कर रही हो मौसी? ये लो। अपने रुमाल के उस स्वटिक उज्ज्वल ललाट का स्पर्श करते करते ही वे अपने आहत हृदय की समस्त व्यथा भूल गया था। रुमाल से कालिक पहुंचकर भी उस विचित्र लड़की ने उसका रुमाल उसे क्यों नहीं लौटाया? फिर कैसी विवेक भीरुकर्षिता दृष्टि से उसे अपाद मस्तक रसिक्त पलभर निहार आंखें झुका ली। यह देख वह पल पल प्रणय अंधकूप में गहरा धंसता चला गया। फिर तो पूरे 15 दिनों तक अकारण ही अल्मोड़ा में डेरा डाल उसने मौसी के घर के ना जाने कितने चक्कर लगा डाले। यही नहीं, कभी मिशन स्कूल के पिछवाड़े की जनशून्य पगडंडी, कभी सैनिटोरियम के अरण्य में, जहाँ प्रत्येक मंगलवार को चंद्रिका अपनी मौसी के बीमार जेठ को फल पहुँचाने जाती थी। वह जानबूझकर ही रहस्यमयी को घेर उसके अंतरतम हृदय पट के मुंदे द्वार खटखटाने की चेष्टा करता, किंतु वह बित्ते भर की छोकरी उसे अपनी तर्जनी पर नचाती रही थी। चंद्रिका, मुझे 1 वर्ष का समय दो, फिर मैं तुम्हारे बाबूजी का पूरा कर्जा चुका दूंगा। मैं इतना अकर्मण्य नहीं हूँ चंद्रिका, तुम नहीं जानती सदानंद कैसा जघन्य व्यक्ति है। पर वह निशब्द बैठी मुस्कुराती रहती। उसका वही मौन स्मित कभी कभी उसे फिर पागल बना देता और वह उसे बाहों में बांधकर मसल देता। उफ, किस अमानवीय संयम से उसने एक दिन अपने को रोका था। ओह छोड़ो, कोई देख लेगा। यही तो चाहता हूँ चंद्रिका, दुनिया तुम्हें मेरी बाहों में देखे, खासकर तुम्हारा सदानंद। मैं फिर देख लूंगा कैसे मेरी झूठी पत्तल चाटता है भिक्षु। हंसती हंसती चंद्रिका गोली सी छुटक जाती। बहादुर मत बनो छोटे जीजा, वह न जाने क्यों उसे इस विचित्र संबोधन से पुकारती थी। सदानंद तुम्हें कभी पिस्सू सा मसल कर रख देगा, समझे? एक और सदानंद के लिए ऐसी भक्ति श्रद्धा, दूसरी और जब भी उसका वह दूसरा प्रणय उसे किसी अरण्य में मिलन आह्वान से खींचता तो वह मंत्रपुर डोर से बंधी खींची चली आती। तब क्या वह कौतुक प्रिया किशोरी एक साथ दो प्रणय उन्मत्त हृदयों को अपनी 2 तर्जनियों पर नचा रही थी? फिर बड़े भाई के पुत्र जन्मोत्सव पर
उसने इस अलौकिक नटनी का एक सर्वथा नवीन रूप देखा। भाई की पूरी गृहस्थी का भार उसने अपने सुकुमार स्कंदों पर ढो लिया। वह अपनी दीदी से भी अधिक कुशल गृहिणी बन उठी थी। उन दिनों का स्मृति रतन ही चंद्रवल्लभ के स्मृति कोश का अब सबसे जगमगाता वैदूर्य मणि था। आंचल कमर में खुसकर वह कभी भागकर अपनी दीदी को पंजरी खिलाती, कभी अनुभवी जननी की भांति नवजात शिशु को छाती से लगा दुलारती, लोरियां गाती। छठी भोज के निमंत्रित अतिथियों में उस दिन उसके दोनों प्रणय एक साथ उपस्थित थे। हेलो ब्रदर कहकर पच पच पान की पीक फूकते सदानंद ने चंद्रवल्लभ के कंधे पर हाथ रखा तो वह ऐसे भड़क उठा जैसे किसी कोड़ी ने अपने हाथ का ठूठ उसके कंधे पर रख दिया। जानबूझकर ही चंद्रिका ने कितने लज्जासिक्त आग्रह से सदानंद की अभ्यर्थना की थी। ये आलू के गुटके खाइए ना, मैंने बनाए हैं, और ये दही दाढ़ी में आपको बहुत पसंद है ना। जल भुनकर एकदम कोयला हो गया था चंद्रवल्लभ। क्या क्या उसे पसंद है यह भी याद रखती है छोकरी। तब उसका रुमाल क्यों कमर में खोसे फिरती है। उस दिन नाचते नाचते कैसी लास्यमय मुद्रा में उसने कमर का वही रुमाल निकाल नंदा देवी के नर्तकों के रेशमी रुमाल की भांति अपने कंठ में गूंथ लिया था। चंद्रिका, क्या तुम जीवन भर शुंभ निशुंभ की भांति हमें दबा दोनों की छाती पर पैर रखकर नाचती रहोगी। वह कभी कभी जोर से एकांत कमरे में बड़बड़ाने लगता, किंतु अंत में विजय सदानंद की ही हुई। लक्ष्मी ने ही सरस्वती का अंगूठा दिखा दिया। सौम्य दर्शन, चंद्रवल्लभ की विद्या, योग्यता, कुल प्रतिष्ठा सब ताक पर धर गई। जब वह अपनी प्रशासकीय सेवा की परीक्षा के कठोर अध्ययन में आकंठ डूबा था, तभी उसकी अनुपस्थिति में चतुर गिद्ध झपट्टा मारकर उसके मुंह का ग्रास छीन कर ले गया। विवाह का निमंत्रण पत्र भी शायद जानबूझकर ही दूरदर्शी कन्या के जनक ने विवाह के पूरे 8 दिन बाद भेजा। निष्प्राण सा चंद्रवल्लभ फिर कितने ही दिनों तक बिना खाए पिए अपने उदार मेजबान के यहाँ चुपचाप पड़ा रहा। पिता के जिस समृद्ध मित्र के यहाँ वह रहकर परीक्षा दे रहा था, उन्हीं की पत्नी फिर उसे जबरदस्ती खींचकर खाने की मेज पर ले गई। क्यों पर्चा ठीक नहीं हुआ बेटा? बिगड़ने दो, चिंता क्यों करते हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ईश्वर ने चाहा तो अगले साल बाजी मार लोगे। पर बेचारी ताई, उन्हें क्या पता था कि जो बाजी वह हार चुका है, एक बार हारने पर संसार का कोई भी पुरुष उसे फिर आज तक नहीं जीत सका। धीरे धीरे पराजित पौरुष की गहन व्यथा ने ही उसे संघातिक रूप से दुस्साहसी बना दिया। जो हृदय सिंहासन कभी केवल चंद्रिका के लिए आरक्षित था, वहां उसने राजनीति ही प्रेयसी रूप में स्थापित कर दिया। वही अटूट प्रेम निष्ठा, वही निष्कपट निवेदन का नित्य नवीन अर्घ्य उस नवीना प्रेयसी के चरणों में अर्पित कर उसने पुरस्कार भी पा लिया। इसी बीच जिस मेजबान के यहाँ कभी दरिद्र आश्रित अतिथि वन परीक्षा देने टिका था, उसी के गृह स्वामी ने उसे जमाता के रूप में स्वीकार कर प्रतिष्ठित कुल की मान्यता भी अनायास रूप में उपलब्ध करा दी। रूप रंग के नाम पर पत्नी शीन मूलधन लेकर ही आई थी। एक बार रीढ़ की हड्डी में चोट आने से बेचारी कुछ कुबड़ी होकर चलती थी, किंतु कुल मिलाकर माधवी उसके लिए भाग्यवती ही सिद्ध हुई। कभी कभी उसका उग्र स्वभाव चंद्रवल्लभ के लिए सिरदर्द बन उठता, किंतु ऐसे अवसरों पर वह लंबे लंबे हवाई दौरों पर निकल जाता। जब लौटता तब ज्वार भाटे की भांति तरंगों की पत्नी का क्रोध स्वयं ही शांत हो जाता। फिर वह स्वयं ही आश्चर्यजनक रूप से सहिष्णु उदार सहचरता। माधवी जब चाहे जहाँ चाहे घूम फिर सकती थी। मनमानी साड़ियाँ खरीदने की उसे पूरी स्वतंत्रता थी। क्लब में ताश का रथ जगह हो या रेस कोर्स के अश्वों का सुदृढ़ प्रदर्शन, वह अपने पुरुष मित्रों के साथ मनमानी उड़ान भर सकती थी। कभी कभी चंद्रवल्लभ को अपनी सहिष्णुता पर आश्चर्य भी होता। उसकी पत्नी को पुरुष का सहचार्य भी होता था, और उतने ही गोपों की अपनी उस एकमात्र राधिका के ऐसे उन्मुक्त विचरण ने उसे कभी कभी ईर्ष्या दग्ध नहीं किया, जबकि चंद्रिका के मुंह से सदानंद का नाम उच्चार ही उसे जलाकर राख कर देता। चंद्रिका, तुम्हें क्यों नहीं भूल पाता हूँ, क्यों? इस क्यों का उत्तर उसके पास नहीं था। अचानक ही एक भयंकर दुस्साहसी प्रस्ताव उसके दिमाग में आ गया, और प्रस्तावित करने में उसके दृढ़ स्वर में कहीं भी हास परिहास का फूट नहीं था। शायद इसी से भयत्रस्त होकर सहमी उसकी प्रेमिका पथरौटे सहित हिरनी सी भागकर पल भर में गली के मोड़ में अदृश्य हो गई। इसके बाद उसने फिर चंद्रिका को कभी नहीं देखा। महीने भर बाद उसके विवाह का निमंत्रण पत्र मिला था। आज इतने वर्षों पश्चात किसने उसे अमृत संजीवनी बूटी सुंघाकर उसके सम्मुख खड़ा कर दिया? शायद माधवी की मृत्यु ने, या प्रवंचक विदेश प्रवासी पुत्र के जर्मन मेम से विवाह ने, या स्वयं वैधव्य दग्ध चंद्रिका के अस्तित्व ने। इतने वर्षों पश्चात दोनों एक बार फिर स्वतंत्र थे। क्रूर राजनीति
ने चंद्रवल्लभ को सिंहासन च्युत कर धरा पर पटक दिया। राह के किसी राहगीर सा ही तो था वह, अब एक साधारण मानव। अतीत के वैभव की एक टोपी ही तो स्मृति चिन्ह के रूप में बची थी। उसे चंद्रिका से मिलने से पूर्व किसी स्टेशन पर छोड़ जाएगा। अपने आने की सूचना उसने केवल चंद्रिका को ही दी थी। इतनी वर्षों बाद में एक बार फिर तुमसे अपना वही प्रश्न पूछने आ रहा हूँ, चलोगी चंद्रिका? शायद तुम सुन ही चुकी होगी कि मैं अब विपत्निक हूँ। मेरे इकलौते पुत्र ने स्वदेश की महिमा त्याग विदेश को ही जन्मभूमि मान लिया। तुम भी एकांत जीवन व्यतीत कर रही हो, यह मैं सुन चुका हूँ। कभी हम सैनिटोरियम के पिछवाड़े जिस सुदीर्घ दैत्याकार देवदार के नीचे मिला करते थे, वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, बुधवार ठीक 5 बजे। किंतु इस बार एक शर्त भी है। यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो तभी आना, अन्यथा नहीं। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति को अपना दुर्भाग्य ही स्वीकार कर लूंगा। चंद्रवल्लभ बुधवार के दिन 5 के बदले 4 ही बजे पहुंच गया। वह अधीर क्लांत पथिक ना जाने कितनी उलझने, कितनी शंकाओं से विहल कर उठी। क्या पता उसे चिट्ठी ही ना मिली हो, क्या पता वह ना है। और फिर एकाएक उसके कौतुक प्रिय चित्त की उसकी एक नवीन योजना आधारित कर गई। लपक कर वह एक घरी झाड़ी में दुबक कर छिप गया। चंद्रिका आएगी, निराश दृष्टि से इधर उधर देखेगी, फिर वह हताश होकर लौटने लगेगी। तभी वह उसे बाहों में बांध उस परिचित अरण्य को अपनी उल्लासित चीख से गुंजा देगा, चलोगी चंद्रिका? कर्मशः निकट आती पदचाप सुनते ही उसका हृदय जोर जोर से धड़का। मूर्ख चंद्रवल्लभ, वह मनी मन सोचने लगा, स्वयं अपनी खिल्ली उड़ाने लगा। तो क्या अब 30 वर्ष पहले का विवेकहीन तरुण रह गया है क्या? पत्तियां चरमराई, पिरुल खिसका और वह आई। इधर उधर देखकर वह बड़ी देर तक खड़ी रही, फिर हाथ का सूटकेस नीचे धर सूखी घास पर धम से बैठ गई। घनी झाड़ी के भीतर छिपा चंद्रवल्लभ अविश्वास से आपाद मस्तक बदल गई अपनी प्रेसी को एक टक देख रहा था। विराट शरीर, भग्न दंत पंक्ति, बूंदी के लड्डू की ही भांति ठास ठास कर बांधा गया सूक्ष्म जूड़ा, अधखिचड़ी बालों को विभक्त करती टेढ़ी मिड़ी इनसे सवारी गई मांग, पैरों में फटर फटर करती क्रेप सोल के मर्दाने जूते और बुरके की भांति लपेटा गया खुरदुरा शॉल। आंखों पर लगे चश्मे को उसी खुरदरे शॉल से पहुंच उसने एक बार फिर आंखों पर लगा, इधर उधर बड़े ध्यान से देखा। 6 बजे, 7 बजे, और जब दूर गिरजे की घड़ी ने टन टन कर 8 बजा दिए, तब सूटकेस उठाकर खड़ी हो गई। अंतिम बार शून्य दृष्टि से उस अरण्य को निहार चंद्रिका अपने मोटे मर्दाने जूते की घोड़े की सी टाप से सूखी पिरुल घास रौंदती धीरे धीरे उतर गई। उसके जाने के बाद बड़ी देर बाद ही झाड़ी से बाहर निकल चंद्रवल्लभ उसी सूखी घास पर किसी मातृहारा शिशु की भांति लौट लौट कर रोता रहा। कैसा करुण क्रंदन था, कैसी हृदय द्वारक सिसकियां। लग रहा था वह अपने को रोक ही नहीं पा रहा। आज तक जो दिव्य मूर्ति प्रेयसी रूप में किसी ताबूत में सुरक्षित शव की भांति उसके हृदय में ज्यों की त्यों धरी थी, वह किन्हीं अज्ञात विकार के कीटाणुओं के संसर्ग में सहसा क्षयग्रस्त विभत्स बन गई थी। आज उसे पहली बार लग रहा था कि उसने चंद्रिका को हमेशा के लिए खो दिया। अब वह कभी नहीं कह पाएगा, चलोगी चंद्रिका?